शुरुआत में हम लोगों ने 9th-10th में तक लगभग ये सभी सब्जेक्ट पढ़े हैं, है ना। बाकी आप लोगों ने जब बीए किया होगा तो उसमें भी मिला होगा, लेकिन कुछ साइंस वाले होंगे तो साइंस वालों का अलग हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पीएससी में अगर आप ज्योग्राफी को देखते हैं तो यहाँ पे आपको 3 जगह से क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी का। एक तो आपका जो सोलर सिस्टम है पीएससी प्री में, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार रिपीटेड रहे हैं कि कौन सा ग्रह सबसे तीव्र गति से परिक्रमा कर लेता है सूर्य की, और कौन सा अपने अक्ष पर सबसे तीव्रतम फास्टेस्ट जो उसका रोटेशन है और रेवोल्यूशन है, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। फिर थोड़े से आगे बढ़े इसमें, तो फिर इसमें पूछा गया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जान रहे हैं ना, प्लेट विवर्तनिकी, जिसमें पृथ्वी में पहले पूरा एक गोला था जिसे हम पेंजिया कहते थे, राइट। फिर उसमें क्या हुआ, विभाजन हुआ, डिवाइडेड हो गया 2 पार्ट्स में, जिसे एक आप पेंथालासा और एक गोंडवाना लैंड के नाम से जानते हैं। अंगारा गोंडवाना लैंड के रूप में 2 लैंड विभाजित हो गए। फिर बहुत सारे अलग अलग उसी में से पहले बने थे महाद्वीप, जिसे हम क्या कहते हैं, एक ओशियन होता है महासागर और एक कॉन्टिनेंट होता है महाद्वीप। ठीक, तो महाद्वीप केवल 2 बन गए। कौन कौन से? कॉन्टिनेंट में एक अंगारा और एक गोंडवाना, बट फर्दर डिवाइडेड हुआ, रेगुलर डिवाइडेड होता रहा। जब रेगुलर डिवाइडेड हुआ तो बहुत सारे उसमें से कंट्री बन गए। तो ये सारी प्रोसेस जो हुई वो किसके कारण हुई? वो थी अपने क्या, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो दी थी मिस्टर एरियस ने 1960 में। ठीक है ना, 1960 में किसने दिया था? हैरियस ने। तो एक क्वेश्चन यहां से भी बन चुका है। तो इस ज्योग्राफी के पार्ट को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहला इसका सोलर सिस्टम वाला, मतलब एक सीधे बात करें कि फिजिकल ज्योग्राफी ले लेंगे, वर्ल्ड की फिजिकल ज्योग्राफी, क्लियर। और उसके बाद आ जाता है इसमें से इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट, और एक हो जाता है फिर सीधे पारिस्थितिकी वाला, इकोलॉजी वाला। तो ये पार्ट भी किसका है? अपने ज्योग्राफी का ही भाग है। ठीक है ना। तो हम ज्योग्राफी में 3 चीजों का अध्ययन करेंगे। कौन कौन सा हो जाएगा? एक भौतिक भूगोल या फिजिकल ज्योग्राफी, सेकेंड आप पढ़ेंगे इसमें भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरा हम पढ़ेंगे पर्यावरण भूगोल। एनवायरनमेंट जियोग्राफी। ठीक है ना। इन 3 पार्ट में पूरा ज्योग्राफी आपका हो जाता है। हालांकि दूसरी जगह अगर आप यूपीएससी करते तो वहां पे बहुत ज्यादा हो जाता है ज्योग्राफी के अपार्टमेंट्स में। ठीक है, यहाँ पे हमें केवल इन 3 को देखना है। एक क्या देखना है? फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और एनवायरमेंट ज्योग्राफी। ठीक है ना। आज हम शुरू करते हैं वही जो क्लास 5th में हम लोग पढ़े थे, सोलर सिस्टम। ठीक है ना। लेकिन सोलर सिस्टम के पहले भी कुछ चीजें हम जान लेंगे, बेसिक जो है। तो यहां हम केवल और केवल बेसिक को लेकर चलेंगे पहले, ताकि आप जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ो तो आपको इन चीजों में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है ना। चलिएगा, तो आज यहां से पहले पार्ट से लेते हैं भौतिक भूगोल
और भौतिक भूगोल में, फिजिकल ज्योग्राफी में पहला जो हम पार्ट देख रहे हैं वो सोलर सिस्टम से है, ठीक है ना, मतलब सौर परिवार या सौर मंडल। क्लियर? तो पहले बात करें कि अगर हम बात करते हैं सोलर सिस्टम की, तो भूगोल में या ज्योग्राफी में हम क्यों पढ़ते हैं सोलर सिस्टम, क्यों जरूरी पड़ी? कैसे भाई, साइंस आर्ट बैकग्राउंड है आपका? साइंस या आर्ट, कौन सा बैकग्राउंड है, कौन से स्ट्रीम से लेके पढ़े हो? अरे दोनों से, ठीक है, 9-10 तक तो रहा ही होगा भैया। आप साइंस है आपका, आपको तो जान रहा हूं, आप लोगों का तो साइंस रहा है ना। हाँ, तो फिर ये चीजें तो आप लोग बहुत पहले छोड़ दिए होंगे, 5th के बाद, 9th 10th के बाद नहीं मिला होगा। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। हम पढ़ते क्यों हैं, इसकी स्टडी क्यों कर रहे हैं? तो देखिएगा, रहते हम कहां पर हैं? पृथ्वी पर। ग्रह कौन सा है हमारा? पृथ्वी ना। तो जब भी हम किसी को अपना एड्रेस बताते हैं तो अपना नाम बताएंगे, पिता का नाम बताएंगे, फिर बताएंगे हम कहाँ रहते हैं, राइट? तो भाई पृथ्वी है तो इसके भी तो माता पिता होंगे ना कहीं, ये कहां से उत्पत्ति हुई इसकी, तो इसके परिवार की हमें बात करनी पड़ेगी ना। इसीलिए हम जिस पृथ्वी जिस परिवार का हिस्सा है, जिस सिस्टम का हिस्सा है, वह क्या है? सोलर सिस्टम। बात समझ में आई? इसलिए हमें इससे क्वेश्चन भी बनते हैं और बेसिक इंफॉर्मेशन रखना जरूरी हो जाता है। क्लियर है ना? तो बात करें कि केवल सोलर सिस्टम ही पढ़ना है या सोलर सिस्टम से ऊपर भी कुछ क्वेश्चन बनते हैं, तो सबसे पहले जहां सोलर सिस्टम है या सौर परिवार है, सौर मंडल है, ऐसे असंख्य सौर परिवार मिलियंस और बिलियंस में हमारे ब्रह्मांड में है, कॉस्मोस में, ठीक है ना। अगर यूनिवर्स की हम बात करें तो यूनिवर्स में इससे कई गुना बड़े सोलर सिस्टम है, ये तो बहुत छोटा सा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या बना कि पूरे यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में सबसे बड़े पिंड कौन से हैं? ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर इन यूनिवर्स। आपको क्या लगता है कौन से पिंड, या हम कहें ग्रह या तारे, ऐसे कुछ सोचते होंगे ना, कि जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी से भी बड़ा ग्रह है, इनसे भी बड़े क्या है? तारे हैं, और तारों से भी बड़े और भी बड़े बड़े तारे हैं, बाइनरी जो क्या बोलते हैं, स्टार के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कौन सी चीज बड़ी होगी? भूगोल देखो, ज्योग्राफी बिल्कुल भी पढ़ने की चीज नहीं, बिल्कुल मजेदार चीज है, टेंशन लेके बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अरे बाप रे, ज्योग्राफी कुछ भी नहीं, जो आपको दिख रहा है वो पूरा ज्योग्राफी है। पर्वत पढ़ोगे, पहाड़ पढ़ोगे, नदी पढ़ोगे, मैदान पढ़ोगे, सागर पढ़ोगे, महासागर पढ़ोगे, कॉन्टिनेंट पढ़ोगे, है ना, ओशिनिक जितने भी है, ये सारी चीजें पढ़ना है ना। ये क्या है, हमें दिख रहा है ना, साइंस में तो दिखता ही नहीं है। यहाँ तो एस प्लस क्या बोलते हैं, H2O बनाना है तो बस सूत्र याद कर लिए, H+O2 बना लो, ऐसे करते हैं ना, कैसे? लेकिन यहां तो दिख रहा है ना, तो पढ़ने की जरूरी क्या है? देखो तो रात में देखे होगे ब्रह्मांड में ऊपर की ओर कुछ दिखा बड़ा सा, चांद दिखता है, चांद अपनी पृथ्वी से भी छोटा है बेटा। ये भी सही है। तो देखो, ग्रेटेस्ट जो स्ट्रक्चर है किसमें? अपने यूनिवर्स में, वो कहलाते हैं क्या बोलते हैं, मिल्की वे, जैसे कहते हैं आकाश गंगा, गैलेक्सी। मिल्की वे उसका एग्जाम्पल होगा। क्या होता है? गैलेक्सी,
सबसे बड़ी संरचना जो है वह क्या है? गैलेक्सी, या हम कहें सबसे बड़ी संरचना, स्ट्रक्चर क्या है? आकाशगंगा, या आप क्या लिखेंगे? गैलेक्सी। ठीक है ना? गैलेक्सी को अगर देखा जाए तो हमारे ब्रह्मांड में आपको लगता है 1, 2, 3 या 10 या 12 या 100 या 1000 कितनी गैलेक्सी हो सकती है? कितना बड़ा हमारा यूनिवर्स है? तो यहां पे माना जाता है जो गैलेक्सी है, फर्स्ट हो गया ना? तो देखिएगा यहां पे हमने लिखा आकाशगंगा या गैलेक्सी, ये सबसे बड़ा क्या है? स्ट्रक्चर है। तो आकाशगंगा हमारे पूरे ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में कितने? 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं मानी जाती हैं लगभग। ठीक है ना? कितनी? हमारे ब्रह्मांड में 10,000 मिलियन आकाश गंगाएं मानी जाती हैं। अब आप सोचिएगा कितनी आकाश गंगाएं होंगी? 10,000 मिलियन, मतलब ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा, यूनिवर्स हमारा कितना बड़ा है। बात समझ रहे हैं ना? अगर हम 10,000 मिलियन आकाश गंगाओं की बात करें तो फिर एक बात ये भी आ जाती है कि ये आकाश गंगाएं होती क्या हैं? इतनी सारी है क्या? कैसे बनती हैं? इनका जो कंपोजिशन है वो कैसा है? इनका स्ट्रक्चर कैसा है? देखना पड़ेगा ना कि स्ट्रक्चर मतलब कंपोजिशन, संगठन किन चीजों से मिलके बनी है, और स्ट्रक्चर मतलब कैसी बनी है। बात समझ रहे हैं ना? कंपोजिशन में तत्व आ जाएंगे। तो आकाश गंगाओं की संरचना में आपको क्या क्या मिलेगा? देखो, सबसे ज्यादा धूलकण, डस्ट पार्टिकल, इसके बाद बहुत सारे आपके क्या होंगे इसमें? तारे, स्टार होंगे, और बहुत सारी क्या होंगी इसमें? गैसेस होंगी, गैसें होंगी। ठीक है ना? तो आकाश गंगाओं के निर्माण में तारे भी हैं, और धूलकण भी है, गैस भी है, और बहुत सारे पिंड हैं। पिंड समझ रहे हैं ना? अन्य चट्टानी पदार्थ वगैरह जो हैं वह सारे अलग अलग हैं। वो पिंड का मतलब यहाँ मेटेराइट्स भी हो सकते हैं और अदर भी हो सकते हैं। ठीक है ना? तो इसमें आकाश गंगाओं में क्या क्या हो गया? ये क्या हो गया? उसका कंपोजिशन, मतलब ये है इसका कंपोजिशन, या हम कहें संगठन। इन चीजों से ये मिलकर बना हुआ है। ठीक है। दूसरी बात आती है कि आकाश गंगाओं का स्ट्रक्चर क्या होगा, मतलब इनकी संरचना कैसी होगी, है ना? तो देखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, 3 प्रकार की आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम 2 ही लोग हैं ना, और कोई है इंग्लिश मीडियम? हिंदी समझ में आती जा रही? जहां भी लगेगा वहां तुरंत बताइएगा। ठीक है ना? 3 प्रकार की आकाश गंगाएं हैं, क्योंकि बहुल क्षेत्र हो जाता है हिंदी, तो जैसे ही इंग्लिश टर्म लेते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, बनता जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ स्ट्रक्चर में 3 प्रकार की हमने 3 टाइप्स की क्या ली? आकाश गंगाएं या गैलेक्सी। पहली आपकी आकाश गंगा अगर देखें, मान लेते हैं पूरा ब्लैक बोर्ड है, ये यूनिवर्स है, इसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं चारों तरफ इस प्रकार से ए है, इधर है, कोई ऐसी है, कोई ऐसे ऐसे है, कोई पूर्णतः ऐसे गोल हो गई है, कोई ऐसे 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 इसकी गड़बड़ हो गया, ये लंबी वाली ये ज्यादा बड़ी है, और कुछ बिल्कुल सीधी सीधी है। इस प्रकार से ये चारों तरफ ऐसे ऐसे पूरे में क्या है? गैलेक्सी है।
ठीक है ना। ये पूरे में घूम रही हैं, अलग अलग प्रकार की हैं। अब प्रकार में क्या हो गया, टाइप में, स्ट्रक्चर के आधार पर। तो पहली है आपकी कौन सी, रेखीय आकाशगंगा। रेखीय मतलब लीनियर, सीधी। इनका आकार देखा जाए तो ये सीधी होती है। और अगर इनकी स्टेज देखी जाए, स्टेज मतलब अवस्था, कौन सी अवस्था में है। जैसे हमारी अवस्था होती है, एक बच्चा होता है, जैसे हम कहते हैं शैशवावस्था, फिर आती है बाल्यावस्था, और फिर आती है किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था, ऐसे होता है ना। तो जो रेखीय है, लीनियर आपकी गैलेक्सी है, इनका अगर इनकी स्टेज देखी जाए तो इनकी स्टेज क्या है, ये मतलब युवा है, प्रारंभिक है, नवीन है, ठीक है ना। ये नए नए निर्माण हो रहे हैं अभी। फिर आती है क्या आपकी दूसरी, प्रौढ़, युवा, पहली नवीन, राइट, जो बन रही है उसे हम कहते सकते हैं सहसावस्था, शायद आप बोले हैं शुरुआत की, प्री स्टेज, क्या कह सकते हैं उसको, सहस्वावस्था या नवीन अवस्था। क्लियर है, जो कैसे हैं, लीनियर हैं, रेखीय हैं, एक क्रम में, ये अभी बन रही हैं, ये अभी पूर्णता है बनी भी नहीं है, समझ गए ना, ये बन रही हैं, इसलिए ये रेखीय हैं अभी। इसके बाद दूसरा आता है कौन सा, सर्पिल। सर्पिल मीन्स स्पाइरल, स्पाइरल कौन सा, इस प्रकार से। तो ये इनकी संरचना अगर देखी जाए तो ये ऐसे हैं, इनकी एक बहुत लंबी पूंछ है, और ये पूंछ बता रही है कि क्या थी, पहले रेखीय थी। फिर इसमें आपने पढ़ा होगा एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, जिसके कारण इसमें गति उत्पन्न हुई, और धीरे धीरे करके पूरे यूनिवर्स में कुछ भी स्टेबल नहीं, हर कण मूव कर रहा है, चाहे वह हमारे ग्रह से रिलेटेड हो या ग्रह से अदर हो, सब भाग रहे हैं इधर उधर, और इतना बड़ा है, भागते जा रहे हैं। कुछ तो किसी की ग्रेविटी में फंसकर उसी के राउंड लगा रहे हैं, कुछ ग्रेविटी से पार निकल करके अनंत अंतरिक्ष में चले जा रहे हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहां पर जो दूसरा टाइप है, ये क्या हो गई, इनकी अवस्था स्टेज क्या थी, नवीन या शैशव, और ये कौन सी हो गई आपकी, युवा या प्रौढ़, ये मेच्योर्ड हो गई है, ठीक है ना। और तीसरे जो हैं वो आती हैं कैसे, वृत्तीय। वृत्तीय मीन्स क्या हो जाएगा, पूरा रिंग सर्किल, ठीक है ना। तो यहां पर जो आकाश गंगा होगी वह पूर्णतः ऐसे क्लोज हो गई होगी, बंद हो गई, समझ में आ रहा है ना। तो ये कौन सी अवस्था में आ जाएगा, ये पहुंच गया वृद्धावस्था, ये बूढ़ी आकाशगंगा हो गई। क्लियर है ना। अब यहां पुनः सुनिएगा एक और, ये ओल्ड एज, वृद्धावस्था, वृद्ध प्लस अवस्था ओल्ड एज में आ गई, ठीक है ना। ओल्ड एज में जो होंगी वो कैसे हो जाएंगी, पूर्णतः आपकी गोल हो जाएंगी, रिंग शेप हो जाएंगी। अब यहां पे तीनों चीजों को एक और बात आपको समझनी है, क्या समझनी है, कि जो शैशव अवस्था में है या पूर्वावस्था में है, ये कैसे है, बिल्कुल नवीन है ना, न्यू। इनको, इनका परसेंट देखा जाए, अगर अपने यूनिवर्स में इनका टोटल परसेंट देखा जाए तो ये केवल कितनी है, 17% है। अगर क्वेश्चन बनता है यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में युवा आकाश गंगाएं या रेखीय आकाश गंगाएं, लीनियर गैलेक्सी कितना प्रतिशत है, तो कितना होगा,
17% है, ठीक है ना। दूसरा सर्पिल या प्रौढ़ युवा, अगर सर्पिल पूछा जाए तो भी, अगर आपसे पूछा जाए युवा मेच्योर्ड तो वह कितनी है आपकी 80%। मतलब अधिकांश आकाशगंगाएं कैसी हैं, युवा अवस्था में, क्लियर है ना। और कितनी है 80%। और वृद्धावस्था में मात्र कितनी है 3%। मतलब 100% जो हम गैलेक्सी के बारे में बात कर रहे थे उनमें से 17% सहसा अवस्था में है, या हम स्ट्रक्चर में देखेंगे तो कैसे हैं, लीनियर या रेखीय हैं। और फिर युवा अवस्था में 80% है जिनका रूप क्या है सर्पिल स्पाइरल, और केवल 3% वृद्धावस्था में है जो कैसी हैं वृत्तीय। क्लियर हो गई बात। अब यहां से बात एक और आ जाती है, जब हम आकाश गंगा पढ़ रहे हैं तो भाई हमारी पृथ्वी भी किसी आकाश गंगा में होगी, बात सही है कि नहीं। तो हमारी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में गैलेक्सी में, उस गैलेक्सी का नाम क्या है, ये हम बहुत पढ़े हैं। ओके, और कोई नाम। कैसे भाई, आप तो पहले कर चुके हैं ना तैयारी क्या। अच्छा, नहीं तो कहीं से तो कर लिए ना, शायद बता रहे थे। तो ज्योग्राफी तो पढ़े होंगे ना, पीएससी में नहीं होता है। चलो कोई बात नहीं, ये बातें तो समझ में आ रही है ना, गैलेक्सी तो जान रहे हो, इतना तो क्लियर है कि वो भी वीक है। चलो कोई बात नहीं, यहां पे हम बात कर रहे थे कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वह किस गैलेक्सी में है, उसका भी तो नाम होगा कोई, जो बहुत सारे हैं। तो हमारी आकाश गंगा का नाम लिख लीजिएगा, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है, दुग्ध मेखला, इंग्लिश में कहते हैं मिल्की वे, ठीक है ना। इसी को हमारे ऋषि मुनियों ने एक और नाम दिया, क्या, ऐरावत पथ। अब ये क्या है, बे ऑफ ऐरावत डालना सीधे, बे ऑफ ऐरावत, रास्ता, पथ, रास्ता, ऐरावत। ऐरावत का कौन था, ऐरावत के बारे में सुने हो कभी, ऐरावत इंद्र का हाथी, वेरी गुड, इंद्र का हाथी था, उसका नाम ऐरावत था। अब सुनिए, पृथ्वी लोक पर अर्जुन थे, कुंती थी माता उनकी, और एक बार ऐसी कहानी आती है कि एक बार उन्हें वो महालक्ष्मी व्रत आता है साल में, अरे यहाँ पे भी तो मनाते हैं छत्तीसगढ़ में महालक्ष्मी, ये हाँ वो नहीं, साल में एक बार आता है। अरे औरतें ना यहाँ पे लेडीज वगैरह हाथी की पूजा करते हैं उस दिन, उसे क्या बोलते हो, हाथी की पूजा करते हैं। अब मेरी कॉलोनी में करते हैं यार बहुत सारे। चलो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो मैं बता रहा हूं कि वर्ष में एक बार हाथी की पूजा होती है, महालक्ष्मी करके कोई व्रत है, वो साल में एक बार आता है। अब किससे संबंधित है कि उनको पूजा की जरूरी पड़ी और कोई हाथी नहीं मिला, तो उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि माता चिंता क्यों करती हो, सब अपने अपने हाथी पूज रहे हैं, हम तुम्हें इंद्र का हाथी लाकर देंगे। तो उन्होंने अपने बाणों से और इंद्रलोक तक का रास्ता, पृथ्वी से इंद्रलोक तक का रास्ता बनाया, और उस पे से ऐरावत हाथी चल के आया, ये कहानी कहलाती है। और वही ऐरावत पथ क्या है, मिल्की वे के रूप में हम जानते हैं, ठीक है ना।
उसी को हम किस रूप में जानते हैं? मिल्की वे, दुग्ध मेखला, ठीक है ना। तो हमारी आकाश गंगा का नाम क्या हो गया? दुग्ध मेखला या मिल्की वे, एरावत पथ, इस नाम से हम इसको जानते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम? आगे बढ़े भैया, लिखते जा रहे हैं ना? ओके। अब यहां से एक और क्वेश्चन बनता है, क्या? कि अगर हमारी आकाश गंगा है भाई, हमारी आकाश गंगा किस रूप में है? स्पाइरल। स्पाइरल अवस्था कौन सी है? युवा, मेच्योर हो गई है। इसमें कितना प्रतिशत भाग स्पाइरल है और कितना प्रतिशत भाग इसका लीनियर है, रेखीय है? ये भी क्वेश्चन बन सकता है, हालांकि पूछा नहीं गया है। तो इसका स्पाइरल पार्ट है 80% और 20% पार्ट है इसका लीनियर या रेखीय। 80% कैसा है? स्पाइरल या सर्पिल, और 20% कैसा है? लीनियर या रेखीय। तो दो पार्ट में अपनी, मतलब दो आकार में अपनी आकाश गंगा है। क्लियर है? अब दूसरी बात आती है कि जब ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में एक आकाश गंगा नहीं है, बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं, तो भाई हमारी आकाश गंगा के बगल में भी कोई आकाश गंगा होगी, इधर होगी, भाई सब जगह घूम रही है। तो सबसे नजदीक की पड़ोसी आकाश गंगा का नाम क्या है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। हमारी आकाश गंगा दुग्ध मेखला, और दुग्ध मेखला का नेवर जो है, या हमारी मिल्की वे जो है, इसका नेवर जो यूनिवर्स है, ओ सॉरी गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है? अरे कुछ तो बोलो भाई। पड़ोसी आकाश गंगा, पड़ोसन को नहीं जानते हो यार? मंगल आकाश गंगा नहीं है, वो ग्रह है, ठीक है ना? ग्रह है। ये सारे ग्रह, ऐसे कई सौर मंडल हमारे इसी आकाश गंगा है। ये तो वो सौर मंडल है जिसमें हम रह रहे हैं, मंगल बुध वाले, ठीक है ना। हमारी आकाश गंगा की पड़ोसी आकाश गंगा का नाम है एंड्रोमिडा। क्या नाम है? एंड्रोमिडा। याद रखिएगा। ये कौन सी होगी अपनी? दुग्ध मेखला, और दुग्ध मेखला की पड़ोसी, ये है पड़ोसी आकाश गंगा, क्या नाम है? एंड्रोमिडा। याद रहेगा अब तो, ठीक है ना। तो अपनी नेवर जो गैलेक्सी है सबसे नजदीक की, उसका नाम हो गया क्या? एंड्रोमिडा। इसके अलावा भी देवयानी, जहां देवताओं का वास है, ऐसा माना जाता है, भी हमारी पड़ोसी आकाश गंगा है। एंड्रोमेडा नजदीक है, इसके अलावा दूसरी नजदीक देवयानी मान लेते हैं कि ये इधर है। क्या नाम है इसका? देवयानी, देवताओं का वास। नाम नाम है, वही रहेगा, इंग्लिश हिंदी, ठीक है। और आगे बढ़े। अब बात आती है कि इस भाग में पूरे हमारा भी एक सौर मंडल इधर है और एक सूर्य है, इसके अलावा इसके चारों ओर कितने ग्रह हैं? अरे प्लेनेट तो पता होगा ना, 8 9। हटा दिया तो कहां ले गए उसको? दूसरे सोलर सिस्टम में एग्जिस्ट नहीं करता भाई, ऐसे मत करो। देखिएगा, हाँ अभी हम बात करते हैं क्यों हटाया। हटाया गया मतलब ऐसा नहीं है उसको उठा के अलग फेंक दिया गया, वो जहां था वही है, वह अपने उसका रोटेशन और रेवोल्यूशन वही है, लेकिन उसे ग्रहों की बिरादरी से अलग कर दिया, नाम चेंज कर दिया। भैया तुम भली बैठे रहो बगल में,
लेकिन अब तुम हमारी बिरादरी से अलग हो। बस समझ गए क्यों? इसके बारे में बृहद चर्चा होगी, टेंशन मत लो। क्लियर? अभी हम बात कर रहे थे कि यहां पे जो एक सोलर सिस्टम है उसमें हमारे कितने 8 ग्रह बचे हैं, बाकी एक को हमने हटा दिया। क्यों हटाया उसको बताते। ऐसे और भी बहुत सारे तारे हैं और उसके चारों ओर बहुत सारे ग्रह भी हो सकते हैं। तो एक ही आपके गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हो गए और बहुत सारे सौरमंडल हो जाएंगे। ऐसे सूर्य मतलब क्या? तारा, तारा ही तो सूर्य है ना यहाँ पर। तो ऐसे एक गैलेक्सी में अभी हम बात कर रहे थे कि आपके यूनिवर्स में या ब्रह्मांड में 10,000 मिलियन गैलेक्सियां हैं और एक गैलेक्सी में, एक आकाश गंगा में लगभग 1,00,000 बिलियन तारे। एक गैलेक्सी में कितने? 1,00,000 बिलियन आपको तारे मिलेंगे। सूर्य तो एकमात्र तारा है जिसे हम जानते हैं, इसके अलावा इतने लाख तारे हैं, सोच लीजिएगा। और उन तारों की भी तो ग्रेविटी होगी, उनके आसपास में भी मूवमेंट हो रहा होगा ना पिंड्स का, तो वहां पर भी ऐसे सोलर सिस्टम होते होंगे, लेकिन हम उनको नहीं जान पा रहे हैं। कुछ ज्ञात हैं, कुछ अज्ञात है। क्लियर है ना? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहां अपना एक सूर्य आ गया। अब ऐसे सूर्य कई हैं, तो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि पृथ्वी के नजदीक और दूसरे सूर्य का नाम बताओ, तारे का नाम बताओ। सोचो। नहीं पता? अरे अपना तारा, अपना सूर्य है 13,00,000 किलोमीटर के लगभग समथिंग मानते हैं ना दूरी। इसी से थोड़ी और दूरी पर अगर सूर्य को हटा दें तो दूसरा कोई तारा है क्या? तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है ना? स्टार बना के लिख लीजिएगा। पृथ्वी के पास, पृथ्वी के पास या नजदीक सूर्य के बाद दूसरे तारे का नाम क्या है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। याद रहेगा? प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये क्या है? अपने पृथ्वी के पास दूसरा नजदीक का तारा, स्टार। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। चलो, तो पहला अपना क्वेश्चन हुआ था कि हमारे यूनिवर्स में सबसे बड़े पिंड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। अब हमें बात क्लियर हो गई, क्या है? गैलेक्सी, आकाशगंगा। आकाशगंगा के बारे में हमने जान लिया कैसे बनती हैं। धूल है, गैस है, तारे हैं और अन्य अदर बहुत सारे पार्ट्स है। ठीक है ना? इन सबसे मिलकर बनी हुई है गैलेक्सी। गैलेक्सियों में ही तारों का जन्म होता है और गैलेक्सी में ही तारों की मृत्यु होती है। मतलब यही इनकी और यहीं पे इनका ओरिजिन होना है, यहीं पे इनकी डेथ होनी है, फटना है। क्लियर है? ओके। फिर हमने पहला जान लिया, तो फिर दूसरा बड़ा पिंड कौन सा होगा? सेकेंड स्ट्रक्चर। ये तो पहला हो गया ना, तो अब बताओ सेकेंड नंबर पे कौन सा आएगा? दूसरे बड़े पिंड, स्टार। ओके। और स्टार तो बहुत छोटी चीज हो गई अभी।
ब्लैक होल अभी बताएंगे, आएगा। कोलाज सिस्टम, ओके। इधर कुछ नहीं बोलते हो, कुछ तो बोल लो, मंगल बोल दो। कुछ नहीं है तो। सेकेंड है निहारिका, नेबुला। सेकेंड जो ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर है वो क्या है? नेबुला है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? निहारिका। अब इन नेबुला क्या होते हैं, निहारिका क्या होती है? तो ये ऐसे बड़े पिंड हैं या स्टार हैं जो अत्यधिक प्रकाशवान और चमकीले होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत ज्यादा इनमें ब्राइटनेस होती है और ये अलग से पहचाने जाते हैं। तो निहारिका में डैश लगा के लिख सकते हैं, यह अत्यधिक प्रकाशवान और चमकीले नेबुला, दे हैव मोर लाइट, या क्या लिखे हैं? ब्राइटनेस। ठीक है ना? अत्यधिक चमकीले और प्रकाशवान पिंड होते हैं, ऑब्जेक्ट्स। पिंड को ऑब्जेक्ट्स लिखेंगे। क्लियर? अगर ये देखो दूसरा है, तो पहला बड़ा क्या था? आकाशगंगा। तो आकाशगंगा में और उससे छोटा ये होंगे ना, ठीक? तो हमारी आकाशगंगा में भी ऐसी एक नेबुला है। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे में भी ऐसा एक नेबुला है, उसका नाम है ओरियन निहारिका या ओरियन नेबुला। ठीक है ना? आगे लिखेंगे, हमारी आकाशगंगा में, हमारी आकाशगंगा में ओरियन निहारिका, ओरियन निहारिका या ओरियन नेबुला पाया जाता है, पाई जाती है। हो जाएगा? ओके। तो सेकेंड अपना क्या हो गया? नेबुला। फर्स्ट क्या था? गैलेक्सी। याद होता जा रहा है ना? ओके। थर्ड अगर अपन पहुंचते हैं कि तीसरा ग्रेटेस्ट स्ट्रक्चर क्या है थर्ड नंबर पर, तो वह क्या होता है? तारामंडल। नहीं नहीं, तारामंडल, स्टार सिस्टम, केवल और केवल। ठीक है ना? अब तारामंडल क्या होता है? नहीं नहीं, सोलर सिस्टम नहीं आएगा अभी। तारे तारे हैं एक निश्चित आकृति में। आकृति समझ रहे हो? शेप में वो जमा होते हैं, जैसे आपने सप्तऋषि तारामंडल सुने हो ना? हाँ, बस वो। इसके बाद आएगा तारा। ठीक है ना? यहां पे थर्ड में आ गया तारामंडल, मतलब स्टार का एक निश्चित शेप में जमा होना और एक दूसरे से रिलेटिव होना, एक दूसरे से संबंध रखना। जैसे हम बात करते हैं सप्तऋषि तारामंडल की, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जेमिनी तारामंडल है ना, जेमिनी है और लियो है। ठीक है ना? सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? पूछा गया 2 बार। क्या बोलते हैं, झारखंड में पूछा गया, एक बार बिहार पीएससी में पूछा गया कि अब तक कुल कितने तारामंडल प्राप्त किए जा चुके हैं, मतलब देखे गए हैं, खोज डिस्कवरी की गई है 89 तारामंडल। और झारखंड वाला उठा के देख लीजिएगा, उसमें अभी लिखा रहा हूं, सुन लीजिए बस अच्छे से, एक एक चीज को लिखाऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, सब होगा, कोई भी तथ्य ऐसा नहीं होगा जो आपको याद ना हो, बस ध्यान से सुनिएगा। हम मूवी देखने जाते हैं तो कॉपी पेन लेके तो नहीं जाते हैं कि लिख लेते हैं यार
अच्छे अच्छे पार्ट्स उसके, आपको पूरी मूवी याद रहती है ना, 3 घंटे चलता है कंटिन्यूस मूवी, उसका एक इतना सा भी पार्ट आपसे मिस नहीं हो सकता, भले ही आप बगल में बात कर ले, आइसक्रीम चाटते रहे या फिर अन्य चीज, बात समझ रहे हो ना, लेकिन कुछ मिस नहीं होगा। उसी तल्लीनता के साथ दिमाग से कह दो हम मजे लेने आए हैं, तब सब याद होगा। दिमाग को बोल दिया हम पढ़ने बैठ रहे हैं, तुरंत नींद देगा वो, सो जा यार, होता है ना। इसलिए दिमाग, अच्छा चलो किताब पढ़ते हो तो नींद आती है, मैं कह रहा हूं नोवेल पढ़ लो, उपन्यास, नींद आ जाए तो बताना, नींद भाग जाएगी, पूरी रात निकल जाती, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तब कोई कहेगा बेटा सो जा, हाँ बस सो ही रहे हैं, नींद नहीं आ रही थी इसलिए पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि उसमें आपको मजा आ रहा है और ये भी पता है ये परीक्षा में नहीं आएगा, और जब पता होता है कि परीक्षा में आना है, तब हमारा दिमाग कहता है सुस्त हो जा यार, सो जा। तो दिमाग को बताओ ही नहीं ये चीज कि हम पढ़ रहे हैं, हम मजा कर रहे हैं। जब आप दिमाग को एक्टिव और फ्री रखोगे ना, अधिगम ज्यादा होगा, लर्निंग ज्यादा होगी, ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। आप दिमाग को स्ट्रेस देंगे ना, तनाव देंगे, दबाव बनाएंगे, दिमाग आपको सुस्त कर देगा, क्योंकि भाई यही तो अपना ब्रेन सब कुछ है, और इसी को आपने दबाव में ले लिया तो वो पूरी बॉडी दबाव में डाल देगा, हर चीज का बैलेंस गड़बड़ा देगा, ऑक्सीजन लेवल डाउन कर देगा, आप जमाई लेने लगो, वाह, होता है ना यही, बस इसलिए वो स्ट्रेस खत्म करके फ्रीली आप काम कीजिए, पक्का श्योर लर्निंग अधिक होगा आपका। ठीक, चलिए तारामंडल, तो तारामंडल क्या है लिखिएगा, आपको इंग्लिश का सीधे नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा, ये लिखते जाओ, ठीक, इंग्लिश का पूरा नोट्स दे दूंगा इसमें, तो आपको बन जाएगा, अभी लिखते जाना, जो भी टर्म ना आए वो भी पूछते जाना, ठीक। तारामंडल लिखें, तारों का एक ऐसा समूह जो एक निश्चित आकृति में स्थित होते हैं, a group of stars which are situated in a definite या शेप, स्ट्रक्चर नहीं, शेप, निश्चित आकृति में, ठीक है ना। दूसरी लाइन में लिखें, सबसे बड़ा तारामंडल याद है, नो, हाइड्रा। क्या है? सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। अच्छा, कोष्टक में लिख लेना, किस आधार पर? आकार के आधार पर, ये बड़ा है, बहुत बड़ा, हाइड्रा ये सबसे बड़ा तारामंडल है। लेकिन अगर इसी में क्वेश्चन चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया? इसने कहा कि तारों की संख्या के आधार पर बड़ा तारामंडल कौन सा है, तब आ जाएगा आपका कौन सा? सेंटोरस। सेंटोरस हिंदी इंग्लिश दोनों। आकार मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे मैंने कहा एक तारा इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, अब इनका एक निश्चित आकार लो तो ऐसे ऐसे इतना बड़ा हो गया ना। तो ये आकार में अगर देखेंगे तो ये बड़ा फैला हुआ कौन सा है? हाइड्रा। लेकिन भले ही वो इतना बड़ा नहीं है, यहां पे ही स्थित है, यहां इसमें 4 तारे थे, लेकिन यहां पे कितने हो गए? 8 तारे। तो तारों की संख्या के आधार पर पूछ लिया तो वो कौन सा हो जाएगा? सेंटोरस। क्लियर है ना?
नेक्स्ट लाइन में लिखें, इसके अलावा जेमिनी, लियो, तारामंडल हैं जिन्हें हम नग्न आंखों से देख सकते हैं। नग्न आंखों से देख सकते हैं। अब तक एक और लिखिएगा लाइन, अब तक 89 तारामंडल 89 तारामंडल खोजे जा चुके हैं। मतलब ज्ञात कितने हैं? 89। यहां तक क्लियर है ना? हमने क्या क्या पढ़ा है आज? 3 चीज पढ़ी। पहले पढ़ा था गैलेक्सी, गैलेक्सी के बाद नेबुला, नेबुला के बाद कॉन्सोलेशन या स्टार, आपका ग्रुप ऑफ स्टार, तारा मंडल, ठीक है ना? तो यहां पे गैलेक्सी क्लियर है, नेबुला, निहारिका। अपने गैलेक्सी में कौन सी निहारिका है? ओरियन निहारिका। क्या नाम है? ओरियन। ऐसे याद रखो, ओनियन जानते हो ना, प्याज। हाँ, प्याज है अपने यहाँ खाने को खूब। अपने छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कांदा, शायद, है ना? मराठी में बोलते हैं कांदा। हाँ, यहाँ क्या प्याज ही बोलते हैं ना? गोंदली, राइट, गोंदली। ठीक है, तो याद रखिएगा गोंदली से। अब लास्ट दूसरा फिर क्या था तीसरे नंबर पे? तारामंडल, जिनमें आपको ये 3 चीजें याद रखना है। इसके अलावा आपसे कोई क्वेश्चन ना पीएससी पूछेगा ना सीजीपीएससी पूछेगा। अगर आप यूपी बिहार वगैरह की पीएससी देंगे तो लगभग इन्हीं में से पूछता है, यहां से और ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते। जितना पार्ट आता है वो मैं आपको पूरा का पूरा दे के रखूंगा, ठीक है ना? तो अब तारा आता है। तारा थोड़ा बड़ा है, इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे बनते हैं, कैसे इनकी डेथ होती है, कैसे ब्लैक होल बनता है, कैसे आपका पल्सर तारा बनता है, आपने रेड गेंट कैसे बनता है, ठीक है ना? ये सारी बातें होंगी, तो इसके लिए काफी टाइम लग जाएगा। आपकी भी दूसरी क्लास है, मेरी भी। तो फिर कल मिलते हैं पुनः। राधे राधे।